हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंडिकेट आईएएस। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में। लंबा अध्ययन है और काफ़ी व्यापक रूप से इस अध्ययन की श्रृंखला यहाँ पर चल रही है। राष्ट्रपति के संदर्भों में हम लोगों ने एक लंबी श्रृंखला के तहत यहाँ पर अध्ययन को आगे बढ़ाया है। इसी क्रम में आज का अध्ययन का जो विषय है, राष्ट्रपति से संबंधित उसके जो अधिकार एवं शक्तियां हैं, और जैसा कि पूर्व में भी हमने कहा है कि राष्ट्रपति के जो अधिकार और शक्तियां हैं वे अत्यधिक व्यापक हैं, विस्तार लिए हुए हैं, और इस संदर्भों में हमें समझना होता है कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक सत्ता का संवैधानिक प्रमुख है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति के पास समस्त कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियां निर्धारित की गई है। पिछली भी क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारत के राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियां हैं वे संविधान में अंतर्निहित किए गए हैं। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 53 का संकलन किया गया है। अनुच्छेद 53 में स्पष्ट किया गया है कि भारत की समस्त कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास होंगे। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वह भारत से संबंधित समस्त कार्यपालन संबंधी अधिकारों से जुड़ा हुआ है। भारत में कार्यपालन संबंधी समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित होते हैं। शासन से जुड़े जितने भी विषय हैं वे सब के सब राष्ट्रपति से संदर्भित हैं, और यही कारण है कि शासन संबंधी समस्त गतिविधियां भारत के राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती है। तो इन तमाम व्यवस्थाओं से आप सब परिचित हो चुके हैं, आप सब अवगत हो चुके हैं। आज का जो अध्ययन का हमारा मुख्य विषय है, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियों से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, जो शासन को संचालित करने की दिशा में राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, हम उनका विश्लेषण कर रहे हैं। अब इस संदर्भ में हमने आपसे कहा कि जब भी आप राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करते हैं तो अध्ययन क्रम के दौरान हमें संवैधानिक और व्यवहारिक दोनों मानदंडों का अवलोकन करने की आवश्यकता होती है। जब हम संवैधानिक आधार पर राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों की विवेचना करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियां हैं वे अनुच्छेद 53 से संबंधित हैं। और जैसा कि हमने इसके पहले भी कहा कि अनुच्छेद 53 में यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के समस्त अधिकार और कार्यपालिकीय शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास होंगे। सभी प्रकार के कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियां राष्ट्रपति को निर्धारित की गई है। लेकिन आर्टिकल 74 का जो वक्तव्य है राष्ट्रपति के कार्यपालन संबंधी अधिकार और शक्तियों के प्रयोग को निर्धारित करने से संबंधित है। इस संदर्भ में अनुच्छेद 74 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति अपने समस्त कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। और यहाँ पर जो जिस अधीनस्थ की मैं बात कर रहा हूँ वो भारत का प्रधानमंत्री है, उसकी मंत्रिपरिषद है। तो अनुच्छेद 74 यह निर्धारित कर देता है कि राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियां हैं उनका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद
53 के अंतर्गत जिन अधिकार और शक्तियों का निर्धारण राष्ट्रपति के सापेक्ष किया गया है, उनका प्रयोग अनुच्छेद 74 के आधार पर प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के माध्यम से किया जाता है। अब इस संदर्भ में अगर आप देखें तो राष्ट्रपति के पास जो अधिकार और शक्तियां हैं उसकी एक लंबी फेहरिस्त है। पिछली क्लासेस में भी हमने इस पर काफ़ी चर्चा किया है, व्यापक आधार पर चर्चा किया है, और हमने कहा था कि राष्ट्रपति के पास जो भी कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियां हैं मोटे तौर पर दो बड़े भागों में बांटा जा सकता है। सामान्य अधिकार एवं शक्तियां, विशिष्ट अधिकार एवं शक्तियां। तो सामान्य प्रकार के अधिकार शक्तियां और विशिष्ट प्रकार के अधिकार शक्तियां, इन दो भागों में आप बांट सकते हैं। अब इस संदर्भ में हमें थोड़ा समझना होगा कि ये जो सामान्य अधिकार एवं शक्तियां हैं, इन्हीं सामान्य अधिकार और शक्तियों के संदर्भ में क्या हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास जो सामान्य अधिकार एवं शक्तियां हैं उनमें कार्यपालिकीय अधिकार शक्तियां, विधायी अधिकार शक्तियां, न्यायिक अधिकार शक्तियां, वित्तीय अधिकार शक्तियां, कूटनीतिक और सैन्य प्रकार के अधिकार शक्तियों के साथ साथ कुछ निषेधाधिकार शक्तियां भी प्राप्त है। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इनमें से उन अधिकार एवं शक्तियों के बारे में जो पूर्णतः कार्यपालन के दायित्वों से युक्त हैं, और इस सिलसिले में राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिकीय शक्तियां निर्धारित की गई हैं, हम उनका यहां पर अवलोकन कर रहे हैं। अब यहां देखिए, राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियां निर्धारित हैं, उन्हें आप 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहले वैसी शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिनका संबंध नियुक्ति से है, नियुक्ति संबंधी अधिकार एवं शक्तियों से है। तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति संबंधी अधिकारों से युक्त है, यानी जो संवैधानिक पदों के जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसको हम विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, नाम निर्देशन का अधिकार। नाम निर्देशन, इसको दैट मीन्स नॉमिनेशन की बात मैं कर रहा हूं। और राज्यसभा में सदस्यों को नामित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यपालिकीय अधिकार में सम्मिलित है, तो इसका भी उपयोग करता है, यह शक्ति उसके पास है। इसके अतिरिक्त राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की शक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कार्यपालिकीय अधिकार एवं शक्तियों को 3 बड़े भागों में बांटा जा सकता है। 3 बड़े भागों में बांटकर आप इसे अध्ययन कर सकते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है नियुक्ति संबंधी अधिकार, नाम निर्देशन का अधिकार, नॉमिनेशन राइट, और तीसरा है राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों पर नियंत्रण संबंधी अधिकार। अब इनमें एक एक कर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम अध्ययन कर रहे हैं जो कार्यपालिकीय अधिकार शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, या राष्ट्रपति को जो कार्यपालिकीय अधिकार शक्तियां प्राप्त हैं, उनमें नियुक्ति संबंधी अधिकार एवं शक्तियों का यहाँ पर सर्वप्रथम मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक पदों के प्रमुखों को नियुक्त करता है। अब ये संवैधानिक पद कौन कौन से हैं, वे कौन कौन से अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इस तरह में देखें तो भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह राष्ट्रपति का कार्यपालिकीय अधिकार है कि वह देश के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री के परामर्श से ही मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, भारत का जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है,
और प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के पास जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है और साथ ही प्रधानमंत्री के परामर्श से ही वह मंत्रिपरिषद से किसी सदस्य को बाहर कर सकता है या प्रधानमंत्री चाहे तो उसे बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्यों के जो राज्यपाल हैं उन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी जो स्टेट्स हैं, प्रत्येक स्टेट में राज्यपाल का जो पद निर्धारित किया गया है, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त जो संघ शासित क्षेत्र है वहां पर उपराज्यपाल का पद निर्धारित किया गया है। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये नियुक्ति का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति के पास है। या कुछ ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जहां पर उपराज्यपाल को दूसरा पद नाम दिया गया है, या तो प्रशासक के रूप में या आयुक्त के रूप में। तो चाहे उपराज्यपाल हो या प्रशासक हो, संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक हो या संघ शासित क्षेत्र का आयुक्त हो, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। अब यहाँ पर न्यायाधीश दो प्रकार के हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति, और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसी प्रकार जो अपने यहाँ पर उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार को आप इस तरह से विस्तार के आधार पर समझ सकते हैं। इस प्रकार विस्तार होते हुए आप देख सकते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीश कौन से? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। अब यहां पर देखिए, ये सारे के सारे पद संवैधानिक प्रकार के हैं। इसके अतिरिक्त जो संवैधानिक आयोग हैं, अब संवैधानिक आयोग कौन कौन से हैं? तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर संवैधानिक आयोग के जो प्रमुख हैं, उसका अध्यक्ष, उसके सदस्य, उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो संवैधानिक आयोग कौन कौन आयोग हो सकता है या कौन कौन आयोग स्थापित है देश में? तो देखिए, निर्वाचन आयोग, इसके अलावा लोक सेवा आयोग, लोक में भी आप संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इसी प्रकार वित्त आयोग है। शेड्यूल कास्ट को लेकर, शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर भी आयोग का गठन किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सारे के सारे आयोग संवैधानिक आयोग के रूप में स्थापित हैं। इन सब की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ गैर संवैधानिक प्रकार के आयोग भी प्रचलन में है। उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये ऐसे आयोग हैं जो संविधान के आधार पर गठित नहीं किए जाते हैं, बल्कि इनका गठन कार्यपालिकीय आदेश के आधार पर किया गया है। ऐसे आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये पद के संदर्भ में है कि पदों के जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब पदों के प्रमुख के रूप में कौन कौन है, तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, इसके अतिरिक्त राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी जिसको आप AGI कहते हैं, तो AGI की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये नियुक्ति संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार और शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के पास जो नियुक्ति संबंधी अधिकार और शक्तियां हैं उनका प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किस रूप में किया जाता है। इसके लिए हमें समझना होगा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी जो अधिकार है इसे आप इस रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। यदि हम नियुक्ति संबंधी अधिकार एवं शक्तियों को विश्लेषित करें तो राष्ट्रपति किन किन अधिकारियों को नियुक्त करता है, किन किन संवैधानिक पदों के प्रमुखों को नियुक्त करता है, उनके सदस्यों को नियुक्त करता है, इस पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। तो देखिए, नियुक्ति संबंधी अधिकार को अगर बेहतर ढंग से समझा जाए तो उसे हम पद के आधार पर, संवैधानिक आयोग के आधार पर और गैर संवैधानिक आयोग के आधार पर बांट सकते हैं। तो जो संवैधानिक पद हैं उनके प्रमुखों की नियुक्ति, संवैधानिक पदों के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये कौन कौन है, तो भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक, भारत का महान्यायवादी जिसको आप AGI कहते हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में आप संबोधित करते हैं AGI। इसके अलावा जो न्यायाधीश हैं, और ये न्यायाधीश कहाँ से, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चाहे वो प्रमुख न्यायाधीश हो, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ये ऐसे हैं जो संवैधानिक पद से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जितने देख रहे हैं ये सारे के सारे पद संविधान में अंतर्निहित है। चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, मंत्रिपरिषद की बात करें, उसके सदस्यों की बात करें, या ऑफ इंडिया की बात करें, भारत के महान्यायवादी की बात करें, न्यायाधीशों की बात करें, राज्यपालों की बात करें, ये सब संवैधानिक पद हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कुछ आयोग जो संवैधानिक आयोग हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये कौन कौन से संवैधानिक आयोग हैं, तो उसकी भी लिस्ट आप सब तैयार कर सकते हैं। संवैधानिक आयोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनमें अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये संवैधानिक आयोग की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, इसकी भी एक लंबी फहरिस्त आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इन सब के जो संवैधानिक आयोग हैं, इन सब के
अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत में जितने भी संवैधानिक आयोग हैं उन सब के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें पदच्युत करना होता है तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी जो है डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है और अपने अंतःकरण के आधार पर किसी को पदच्युत कर देगा। उसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया होगी, उसका पालन करने की आवश्यकता होगी। उस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। इसके अतिरिक्त जो गैर संवैधानिक आयोग हैं, गैर संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहां पर देखिए हम लोग गैर संवैधानिक आयोग कौन से हैं, इनमें भी कुछ नामों को यहां पर रखने का प्रयास होगा हमारा। गैर संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग की जो श्रृंखला है उसको आप ऐसे समझिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको आप अलग अलग दिखा सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो ये सारे आयोग गैर संवैधानिक प्रकार के हैं। इन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा जो है आप राष्ट्रीय विकास परिषद को लें। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारत एकता परिषद है, उसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये तमाम प्रकार की नियुक्तियां राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रपति इन नियुक्तियों को संपन्न करता है। कि अभी आपने नियुक्ति संबंधी अधिकार का अवलोकन किया। अब नाम निर्देशन का जो अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास, उसे समझने का प्रयास करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के पास जो नॉमिनेशन पावर है, पहले देखा जाए 2019 से पहले देखा जाए या आप कह सकते हैं कि जनवरी 2020 से पहले देखा जाए, तो भारत के राष्ट्रपति के पास नाम निर्देशित करने का एक व्यापक अधिकार प्राप्त था। वह संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा में और लोकसभा में सदस्यों को नामित कर सकता था। दोनों की संख्या अलग अलग थी, निर्धारित थी। राज्यसभा में इस प्रकार के 12 सदस्य जो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ व्यक्तित्व धारित करने वाले लोग हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। लोकसभा में भी आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को रहा है। आज डेट में ऐसा नहीं है। तो नाम निर्देशन का जो राष्ट्रपति के पास अधिकार है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं। यहां पर हम इसको 2 भागों में बांटेंगे, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को, उल्लेखनीय योगदान करने वाले अधिकतम 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। तो 12 सदस्य मनोनीत सदस्य के रूप में राज्यसभा में शामिल हो सकते हैं। ऐसा मनोनयन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आधार क्या होगा? तो कला को लेकर, साहित्य के क्षेत्र में या फिर विज्ञान के क्षेत्र में या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले, यानी कोई ऐसा कार्य इस क्षेत्र में किया गया हो जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता हो, उल्लेखनीय प्रकृति से जुड़े हुए कार्य हों। इनसे संबंधित अधिकतम 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। तो उल्लेखनीय कार्य
से जुड़े लोग, तो ये इसका आधार बनता है। चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, आदि क्षेत्रों में, इसका अतिरिक्त और भी क्षेत्र हो सकते हैं। यदि व्यक्ति ने कोई विशेषीकृत प्रकार के कार्य को संपन्न किया है तो भारत का राष्ट्रपति ऐसे अधिकतम 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो यहां पर जो नॉमिनेशन राइट है भारत के राष्ट्रपति के पास, और राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्य को मनोनीत करने से जुड़ा हुआ है। अब अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी जब तक 104वां संविधान संशोधन नहीं किया गया, भारत के राष्ट्रपति के पास आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिकतम 2 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त था। तो किन की नियुक्ति होती थी? आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों की, अधिकतम 2 सदस्यों की। लेकिन आज यह अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता है, कारण कि इसके लिए आपने संविधान में संशोधन किया है। 104वां संविधान संशोधन 2019 के आधार पर 2020 से अब इस प्रावधान को आपने डिलीट कर दिया है। संशोधन के आधार पर 10 साल के आगे बढ़ाना था, आपने उसे बढ़ाया नहीं है। हमारी संसद ने उसे आगे नहीं बढ़ाया है, कारण कि जब संविधान का प्रारंभ हुआ अनुच्छेद 331 में, यहां पर अनुच्छेद 331 में यह प्रावधान किया गया था कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा एहसास हो कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 लोगों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। यानी नॉमिनेशन राइट लोकसभा में राष्ट्रपति को प्राप्त रहा है। अनुच्छेद 331 के आधार पर आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता था। इस प्रकार के मनोनयन राष्ट्रपति के पास जो इस प्रकार का अधिकार था, वह वास्तव में आंग्ल भारतीय समुदाय को राजनीतिक आरक्षण के दायरे में था। तो आंग्ल भारतीय समुदाय को राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया गया था लोकसभा में मनोनयन के रूप में, और उसमें यह प्रावधान था कि हर एक 10 साल के बाद इस प्रकार के राजनीतिक आरक्षण की समीक्षा की जाएगी, और अगर आवश्यकता है तो उसे फिर आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। चूंकि 2020 में इस प्रकार के आरक्षण को आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाए जाने की आवश्यकता थी, तो हमारी संसद ने संविधान का 104वां संशोधन करते हुए जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए इस प्रकार के राजनीतिक आरक्षण को आगामी 10 वर्षों के लिए तो बढ़ाया गया, लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए इस प्रकार के राजनीतिक आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। तो 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से आंग्ल भारतीय समुदाय को प्राप्त राजनीतिक आरक्षण, लोकसभा में प्राप्त राजनीतिक आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया। हालांकि आप कह सकते हैं कि इस संशोधन के माध्यम से उनके राजनीतिक आरक्षण के अधिकार को वापस नहीं लिया गया, लेकिन जब आगे नहीं बढ़ाया गया तो जाहिर सी बात है अब उन्हें 2020 के बाद इस प्रकार का आरक्षण उपलब्ध नहीं है। तो अब भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को नॉमिनेट करने का जो अधिकार था उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। तो आज की डेट में अब यह व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, लेकिन यह बना हुआ है नॉमिनेशन राइट। अगर आप देखें राष्ट्रपति का, तो अब केवल और केवल राज्यसभा में है, न कि लोकसभा के मामले में। तो राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है,
ये सदस्य कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ से मनोनीत हो सकते हैं, तो इसके क्षेत्र को भी स्पष्ट किया गया है। ये सदस्य या तो कला के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में, या साहित्य के क्षेत्र में, या समाज सेवा के क्षेत्र में, या किसी अन्य क्षेत्र में अगर उल्लेखनीय कार्य को संपन्न किया हो, विशिष्ट कार्य को संपन्न किया हो, विशिष्ट उपलब्धि को अर्जित किया हो, उस क्षेत्र के लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। ये व्यवस्था आज भी संविधान में बनी हुई है। तो यहाँ पर नॉमिनेशन राइट जो है, ये इस रूप में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में, राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों के संदर्भ में। अब इसके बाद हमारा जो अध्ययन होगा वह राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के संदर्भ में। तो अपने यहाँ पर चूंकि संघात्मक शासन की व्यवस्था के अनुसार अगर आप देखें तो केंद्र के साथ साथ राज्यों को निर्धारित किया गया है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार को निर्धारित किया गया और नीचे राज्य सरकारें स्थापित है। इसी के पैरेलल संघ शासित क्षेत्रों की अवधारणा भी निर्धारित की गई है। तो यहां पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो संघ शासित क्षेत्र हैं, इस प्रकार की संरचना भारत में निर्धारित है। यानी भारत की जो संघात्मक शासन की व्यवस्था है उसमें केंद्र के साथ साथ राज्य स्थापित है। राज्य और संघ शासित क्षेत्र, उन पर नियंत्रण बनाए रखना केंद्र सरकार का दायित्व है। राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह इन क्षेत्रों पर नियंत्रण की व्यवस्था को बनाए रखे। चूंकि ये भारत के राज्य क्षेत्र के अभिन्न हिस्से हैं और इन्हें भारत के राज्य क्षेत्र के नियंत्रणाधीन रहना है, इसलिए राष्ट्रपति का कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियां इस रूप में निर्धारित है ताकि वह राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के ऊपर नियंत्रण की शक्तियों से युक्त हो। वह अपनी शक्ति का प्रयोग राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के ऊपर नियंत्रण के संदर्भ में कर सकता है। तो ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं का आपने यहाँ पर अवलोकन किया और निस्संदेह इस प्रकार का जो अध्ययन है वह एक विशिष्ट अध्ययन के रूप में आप तक पहुँच रहा है। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट क्लास में राष्ट्रपति के जो अन्य अधिकार एवं शक्तियां हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।